एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी स्वतंत्रता के पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। इसका हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था, ये आज हमारा दूसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम बात करते हैं विदेशी व्यापार की। तो प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है। जो हमारा देश भारत है वह प्राचीन काल से ही व्यापार करता चला आ रहा है, किंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। देखिए क्या था कि हमारा देश जो था वो प्राचीन काल से व्यवसाय कर रहा है, लेकिन जब हमारा देश अंग्रेजी शासन गुलाम हुआ तो जो औपनिवेशिक सरकार ने जो नीति अपनाई व्यापार में, चाहे वो वस्तु के उत्पादन की नीति हो, चाहे व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियां हो, उसने क्या किया, जो विदेशी व्यापार की संरचना थी उसके स्वरूप पे बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। क्योंकि किसी भी देश में अगर व्यवसाय करना है तो वहाँ की नीतियाँ व्यवसाय के अनुकूल होनी चाहिए, किंतु जो औपनिवेशिक सरकार थी उन्होंने ऐसी कोई नीति नहीं बनाई। उत्पादन में भी उन्होंने ऐसी नीति बना दी कि जिससे व्यापार में प्रतिकूल प्रभाव पड़े। सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया, उसने प्रतिबंध लगा दिया। तो इन सारे कारणों से क्या हुआ कि जो भारत का व्यापार था उसमें प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। परिणाम स्वरूप भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यातक होकर रह गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत किन चीज़ों का निर्यात करता था स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले, तो बता सकते हैं रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यातक रह गया। चूँकि जब व्यापार संबंधी जो नीतियां थी प्रतिकूल हो गई तो भारत मजबूरी में इन सारी चीज़ों का निर्यात करने लगा। देखिए दो चीज़ होती है, एक होता है आयात और एक होता है निर्यात। जिन बच्चों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि आयात क्या है और निर्यात क्या है। जब हम कोई चीज़ दूसरे देश से अपने देश मंगाते हैं तो उसे हम कहते हैं आयात, और जब कोई चीज़ अपने देश से दूसरे देश में भेजते हैं उसे हम कहते हैं निर्यात। जैसे मान लीजिए हम अमेरिका से जहाज बनाने की जो सामग्री है उसे मंगा रहे हैं तो इसे हम कहेंगे आयात। क्या कहेंगे? याद, क्योंकि हम अमेरिका से अपने देश में मंगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से कपास भेजा अमेरिका, उसे कहेंगे निर्यात। यानी जब हम अपने देश से किसी वस्तु को दूसरे देश में भेजते हैं उसे हम कहते हैं निर्यात, और जब दूसरे देश से कोई वस्तु मंगाते हैं तो उसे कहते हैं आयात। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आयात क्या है और निर्यात क्या है। आयात का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु दूसरे देश से मंगाई जाती है, और निर्यात क्या होता है जब अपने देश से कोई वस्तु दूसरे देश बेची जाती है। तो साथ ही यह सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों जैसी अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों आदि का आयातक भी हो गया। चूँकि हमारे देश में व्यापार ज़्यादा नहीं चल रहे थे, जिस कारण से, और उद्योग भी ज़्यादा नहीं चल रहे थे, औद्योगिक क्षेत्र भी काफ़ी कमज़ोर हो गया था। क्योंकि जो अंग्रेजी शासक थे उन्होंने ऐसी नीति बना दी थी कि हमारा देश ज़्यादा मात्रा में उत्पादन नहीं कर सकता था, मजबूरी बस हमें इंग्लैंड से इन सारी चीज़ों को मंगाना पड़ता था। व्यवहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना एक अधिकार जमाए रखा। जो इंग्लैंड था उसने पूरा अपना अधिकार भारत पे जमा लिया था। वो जो चाहता था वही हमारा देश भारत निर्यात करता था, और जो चाहता था वही हमें आयात करना पड़ता था। हम पूरी तरह से उसके अधीन हो चुके थे इंग्लैंड के। भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक सीमित रहा, यानी कि जो दूसरे देश से, उन देशों से हमें व्यापार ही नहीं करने दिया गया। यानी कि जो हमारे देश का व्यापार था, भारत का व्यापार, वो केवल इंग्लैंड तक सीमित रहा। शेष कुछ व्यापार चीन, श्रीलंका तथा ईरान से होने दिया जाता था। कुछ मात्रा में व्यापार हम चीन से, श्रीलंका से और ईरान से कर लेते थे। सुएज नहर का व्यापार मार्ग खुलने से भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गए। यानी जो सुएज नहर थी उसके माध्यम से जो मार्ग खुल गया तो व्यापार में अंग्रेजों ने अपना और नियंत्रण जमा लिया।
विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रहा, किंतु इस अधिशेष की भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत भारी लागत चुकानी पड़ी। देखिए, जब निर्यात ज़्यादा मात्रा में होने लगा तो इस कारण से जो हमारी अर्थव्यवस्था थी भारत की, उसे बहुत बड़ी लागत चुकानी पड़ी। क्यों? क्योंकि देश के आंतरिक बाजारों में अनाज हो गया, कपड़ा, मिट्टी का तेल जैसे अनेक आवश्यक वस्तुएं मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थी। क्योंकि जब चीज़ों का निर्यात ज़्यादा मात्रा में होने लगा तो इन सारी चीज़ों का हमारे देश के जो बाज़ार थे वहाँ बहुत ज़्यादा समस्या पैदा हो गई। क्योंकि जब सारी चीज़ें निर्यात होने लगी, दूसरे देश में जाने लगी, तो हमारे देश में से अनाज हो गया, कपड़ा, मिट्टी का तेल, बहुत सारी आवश्यक चीज़ें बहुत मुश्किल से उपलब्ध हो पा रही थी। यही नहीं, इस निर्यात अधिशेष का देश में सोने और चांदी के प्रवाह पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में इसका प्रयोग तो अंग्रेजों की भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई व्यवस्था का खर्च उठाने में ही हो जाता था। अंग्रेजी सरकार के युद्धों पर व्यय तथा अदृश्य मदों के आयात पर व्यय के द्वारा भारत की संपदा का दोहन किया गया। यानी कि देखिए, जो भी इनकम होती थी, जो आय होती थी, वे क्या करते थे अंग्रेजी शासक, या तो जो भारत को गुलाम बनाने के लिए खर्च कर देते थे, जो लगता था खर्चा, या फिर युद्धों पे जो व्यय होता था उसके खर्चे निकाल लेते थे, जिस कारण से भारत को बहुत ज़्यादा समस्या हो रही थी। इस तरह से कह सकते हैं कि जो विदेशी व्यापार था उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। फिर आगे आते हैं जननांकी परिस्थिति, इसके बारे में बात करते हैं। तो ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किए गए। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं थी, फिर भी इससे भारत की जनसंख्या समृद्धि की विषमता बहुत स्पष्ट थी। बाद में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती रही। वर्ष 1921 के पूर्व का भारत जननांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद माना जाता है, किंतु उस समय तक ना तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी और ना ही उसकी समृद्धि दर अधिक थी। यानी कि पहले भारत की जनसंख्या ज़्यादा नहीं थी। सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे। यानी जो सामाजिक विकास भी कोई ज़्यादा मात्रा में नहीं होता, ना तो ज़्यादा स्कूल, न शिक्षा, किसी तरह का जीवन स्तर कोई खास नहीं था। कुल मिलाकर साक्षरता दर तो 16% से भी कम थी। यानी 100 लोग में 16 लोग भी शिक्षित नहीं थे, यानी बहुत ज़्यादा। इसमें महिला साक्षरता नगण्य थी। जो महिलाओं की शिक्षा थी ना के बराबर थी, केवल 7% आंकी गई थी। जन स्वास्थ्य सेवाएं तो अधिकांश को सुलभ ही नहीं थी। और अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, जैसे अभी आपको हॉस्पिटल में दवाई मिल जाती फ्री में, ऐसी किसी प्रकार की कोई सेवाएं ही नहीं थी। वहाँ नितांत ही अपर्याप्त। जब स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी तो जल और वायु के सहारे फैलने वाले संक्रमण रोगों का प्रकोप था, उनसे व्यापक जनहानि होना एक आम बात थी। जब किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं थी तो ऐसी बीमारियां जो हवा और पानी से फैलती थी, उस कारण से काफ़ी मात्रा में लोग मारे जाते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। यानी उस टाइम पे जो था मृत्यु दर काफ़ी ऊंची थी, क्योंकि जब लोग बीमार होते तो उन्हें किसी प्रकार की दवाई नहीं मिलती थी, जिस कारण से मर जाते थे वो लोग। तो मृत्यु दर काफ़ी ऊंची हो चुकी थी। विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर अधिक चौंकाने वाली थी। आज भले ही हमारे देश में शिशु मृत्यु दर 33 प्रति हज़ार हो गई है, पर उस समय तो यह 218 प्रति हज़ार थी। यानी कि 1000 में 218 लोग मर जाते थे। आज ये 33 है, क्योंकि जब उस टाइम पे किसी तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं थी तो लोगों का जनजीवन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो चुका था। जीवन प्रत्याशा स्तर भी आज के 69 वर्ष की तुलना में केवल 32 वर्ष ही था। विश्वस्त आंकड़ों के अभाव में यह कह पाना कठिन है, क्योंकि उस समय आंकड़े भी सही नहीं मिल पाते थे कि गरीबी का प्रसार कितना था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी व्याप्त थी। यानी जब अंग्रेजी शासन था तो हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा व्याप्त हो चुकी थी। परिणाम स्वरूप भारत की जनसंख्या की दशा और भी बदतर हो गई। यानी अंग्रेजी शासन के बाद
हमारे देश के नागरिकों की हालत बद से बदतर, बहुत ज़्यादा मात्रा में गरीबी आ गई थी। आप इस चित्र में देख सकते हैं, लोगों के लिए रहने के लिए घर भी नहीं था, ऐसे लोग रहते थे। यानी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी, रहने के लिए घर और भी नहीं रहे, न पहनने के लिए कपड़े, न रहने के लिए घर। बहुत सारी जो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा गरीबी हमारे देश में आ चुकी थी। फिर हमारा आता है व्यावसायिक संरचना। तो औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगे कार्यशील श्रमिकों के आनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था। इस समय जो कृषि था वो सबसे बड़ा व्यवसाय था, जिसमें 70 से 75% जनसंख्या लगी हुई थी। यानी हमारे देश की 70 से 75%, यानी कहीं अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों में 70 से 75 लोग कृषि कर रहे थे। विनिर्माण सेवा क्षेत्रकों में क्रमशः 10% तथा 15 से 20% जन समुदाय को रोजगार मिल पा रहा था। यानी कि जो निर्माण थे, उद्योग थे, उनमें 15 से 20% ऐसे लोग थे जिनको मुश्किल से रोजगार मिल पा रहा था। क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी विलक्षणता रही। उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी, जो आज के तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक, केरल के क्षेत्रों, मुंबई और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कार्यबल की कृषि क्षेत्र पर निर्भरता में कमी आ रही थी। एक कुछ क्षेत्र थे जो कृषि से निर्भर न होकर कार्य करने की सोच रहे थे, किंतु उसी अवधि में पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि में लगे श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि की गई। लेकिन जो हमारा पंजाब था, उड़ीसा था और राजस्थान, यहाँ के लोगों ने कृषि में रुचि दिखाई। यानी आप कह सकते हैं जो हमारे देश की व्यावसायिक संरचना थी वो भी कोई खास नहीं थी। ज़्यादातर जनसंख्या कृषि करने पे ही जोर दे रही थी, व्यवसाय करने पे 15 से 20% लोग ही जोर दे रहे थे। अब आता है आपका आधारिक संरचना। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेलों, पत्तनों, जल परिवहन व डाक तार आदि का विकास हुआ। इसका उद्देश्य जनसामान्य को अधिक सुविधाएं प्रदान करना नहीं था, एक कार्य तो औपनिवेशिक हित साधन के ध्येय से किए गए थे। यानी कि जो ट्रेन या समुद्र मार्ग बनाए गए या फिर डाक बनाए गए तो हमारे देश की सुविधाओं के लिए नहीं था, जो अंग्रेजी शासक थे उन्होंने अपनी सुविधाओं के लिए बनवाया था। अंग्रेजी शासन से पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थी। जो सड़कें उन्होंने बनाई उनका ध्येय भी देश के भीतर उनकी सेनाओं के आवागमन की सुविधा तथा देश के भीतरी भागों से कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पत्तन तक पहुंचाने में सहायता करना मात्र था। उन्होंने रोडें या रेलवे लाइन इसलिए बनाए ताकि उनके जो सैनिक हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच सकें, साथ ही साथ जो कच्चा माल है वह आसानी से किसी बंदरगाह या फिर रेलवे मार्ग तक आसानी से पहुंच सके। इस प्रकार माल को इंग्लैंड या अन्य लाभकारी बाजारों तक पहुंचाना आसान हो जाता था, इसलिए उन्होंने रेलवे या सड़कों का निर्माण करवाया। वो भारत देश की खुशियों के लिए ऐसा नहीं कर रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों तक माल पहुंचाने में सक्षम सभी मौसम में उपयोग होने वाले सड़क मार्गों का अभाव निरंतर ही बना रहा। ग्रामीण मार्ग में कोई रोड नहीं बनाई गई। वर्षा काल में तो यह अभाव और भी भीषण हो जाता था। यानी बारिश के समय में आवागमन बहुत ज़्यादा खराब हो जाता था। अभी भी आप समझ सकते हैं कि जिन गांव में रोड नहीं तो कितनी दिक्कत होती है, सोचिए उस टाइम पर कितनी समस्या होती रही होगी। स्वाभाविक ही था कि प्राकृतिक आपदाओं और अकाल आदि की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बसे देशवासियों का जीवन कठिनाई के कारण दुर्भर हो जाता। जब प्राकृतिक आपदाएं जब बाढ़ उड़ आ जाती थी तो वहाँ पे जो नागरिक रहते थे उनका जीवन बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो जाता था। अंग्रेजों ने 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया। याद रखिए, नोटिस ये पॉइंट को नोट करें। अंग्रेजों ने 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया। पूछ सकता है अंग्रेजों ने भारत में रेलों का आरंभ कब किया, तो 1850 में किया। यही उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। रेलों ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को दो महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित किया। रेल ने क्या किया, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी संरचना को प्रभावित किया। एक तो इससे लोगों को भू क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक व्यवधानों को कम कर आसानी से लंबी यात्राएं करने के अवसर प्राप्त हुए। जब रेल प्रारंभ हो गई, रेल यात्राएं शुरू हो गई, रेल मार्ग,
तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जाने लगे, दूरियां कम हो गई। तो दूसरी ओर भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला। जब रेल मार्ग हो गया तो कृषि को भी बढ़ावा मिला, किंतु इस सब व्यवसायीकरण का भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की आत्मनिर्भरता के स्वरूप पर विपरीत प्रभाव पड़ा। लेकिन जो ग्रामीण थे बेचारे, उनकी अर्थव्यवस्था पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ गया। भारत के निर्यात में निसंदेह विस्तार हुए, परंतु इसके लाभ भारतवासियों को मुश्किल से प्राप्त हुए, क्योंकि जो लाभ होते थे सब अंग्रेजी शासक ले लेते थे। इस प्रकार जन सामान्य को मिले सांस्कृतिक लाभ व्यापक होते हुए भी देश की आर्थिक हानि की भरपाई नहीं कर पाए। ये जो लाभ हो रहे थे, जो हमारे देश को आर्थिक हानि हो रही थी, उसकी भरपाई नहीं कर पाए। सड़कों तथा रेलों के विकास के साथ साथ औपनिवेशिक व्यवस्था ने आंतरिक व्यापार तथा समुद्री जल मार्गों के विकास पर भी ध्यान दिया, किंतु ये उपाय बहुत संतोषजनक नहीं थे। उस समय के आंतरिक जल मार्ग अलाभकारी सिद्ध हुए। उड़ीसा की तटवर्ती नहर इसका विशेष उदाहरण है। यद्यपि इस नहर का निर्माण सरकारी कोष से किया गया, तथापि यह रेल मार्ग से स्पर्धा नहीं कर पाई। नहर के समानांतर रेल मार्ग विकसित होने के बाद अंततः उस जल मार्ग को छोड़ दिया गया। चूंकि रेल मार्ग काफी तीव्रता से फैल रहा था, इसलिए जो नहर भी बनी थी इसका कोई प्रयोग नहीं हुआ। भारत में विकसित की गई महंगी तार व्यवस्था का मुख्य ध्येय तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना था। दूसरी ओर डाक सेवाएं अवश्य जन सामान्य को सुविधा प्रदान कर रही थी। हाँ, जो डाक सेवाएं थी वो लोग सुविधाएं प्रदान कर रही थी। लोग अपना संदेश आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते थे, किंतु वे बहुत ही अपर्याप्त थी, ज़्यादा मात्रा में नहीं थी। आधिकारिक संरचनाओं की वर्तमान अव्यवस्था के विषय में हम आगे जानकारी लेंगे, ठीक है। के जो हमने पाठ पढ़ा उसका निष्कर्ष ये है कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक 200 वर्षों के विदेशी शासन प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपनी पैठ बना चुका था। यानी जो भारत की अर्थव्यवस्था थी पूरी तरह चौपट हो चुकी थी। कृषि क्षेत्र पहले से अधिक श्रम अधिशेष के भार से लदा हुआ था। उसकी उत्पादकता का स्तर भी बहुत कम था, कृषि उत्पादन भी बहुत कम हो गया था। औद्योगिक क्षेत्र भी आधुनिकीकरण, वैविध्य क्षमता संवर्धन और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की मांग कर रहा था। विदेशी व्यापार तो केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को पोषित कर रहा था। जो विदेशी व्यापार भी था वो सिर्फ इंग्लैंड की क्रांति के लिए था। प्रसिद्ध रेलवे निर्माण सहित सभी आधारिक संरचनाओं में उन्नयन, प्रसार तथा जनमोन्मुखी विकास की आवश्यकता थी। व्यापक गरीबी और बेरोजगारी भी सार्वजनिक आर्थिक नीतियों को जन कल्याणमुखी बनाने का आग्रह कर रही थी। इतनी ज़्यादा गरीबी थी। तो अगर हम कहें तो देश में सामाजिक आर्थिक चुनौतियां बहुत अधिक थी। अंग्रेजी शासन में जो थी हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां बहुत ज़्यादा थी। इसका ये पहला पार्ट खत्म हुआ। अगर आप इसके नोट चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा। अगले वीडियो बहुत जल्द मिलेंगे। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।